नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुसरण रखरखाव कार्य में संलग्न जीव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा है। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ कर दिया है, यदि कोई वस्तु गतिशील में है तो वह सजीव है। पाठों में इस तरह की कुछ विधियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है। हम देखते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा की एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो यह गतिशील नहीं होता है। अधिकांशतः जंतुओं या तथा कुछ पादपों में होने वाले कुछ गतियों में वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। इन दौड़ती बिल्ली, चूहे पर खेलते बच्चे, जुंगली, भैंस आदि गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसका संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीवन के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया को सोचते हैं। बिल्ली के लिए दौड़नी होगी क्योंकि एक चूहा देखा है। केवल यही नहीं, हम गति के सजीवों द्वारा एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन के लिए लाभकारी होता है। सूर्य के प्रकाश में वृद्धि करते हैं, बच्चे झूलते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, भैंस जुगली करती हुई ताकि भैंस से भोजन छोटे टुकड़े में टूट जाए और उनका पाचन भली भांति हो सके। यदि हम इस बारे में और विचार करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण के प्रत्येक परिवर्तन में अनुक्रिया में एक समुचित गति उत्पन्न होती है। हम कक्षा के अपने दोस्तों में बात करते चाहेंगे कि हम जोर से चीखने पर अपेक्षाकृत फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति इस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह के नियमित गति को पर्यावरण के विभिन्न घटकों के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। यह अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में, सजीव को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण या समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन सामान्य सिद्धांत को ध्यान रखते हुए या कह सकते हैं कि विशिष्टकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण समन्वय तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसे पहचानने के लिए इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? अपने पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता लगाएं। तंत्रिका कोशिका को विशिष्ट सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं। आंतरिक कर्ण, नाक, जीभा आदि रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्रंथि गंध का पता लगाते हैं। अतः इसमें से कोई आश्चर्य नहीं होगा कि तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन में से एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में समान विस्तृत करता है। सिक्स पॉइंट वन। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद को कोई अंतर महसूस कर सकते हैं? यदि हाँ, तो सोचते हैं कि आप कैसे या क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके स्वाभाविक हल खोजने के लिए पढ़िए, चर्चा करिए। हम आपको जुकाम हो जाता है तब भी आप इस तरह के स्थिति का सामना करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? पर्यावरण में किसी घटना के अनुक्रिया फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्ता शब्द का उपयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिस्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिस्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं इतना मूर्ख था कि प्रतिस्वरूप से मुंह से पानी आने लगा। इसका यह अभिप्राय है कि इन सभी उदाहरणों में से एक सामान्य विचार करता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इस परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है? इस प्रकार विचार करते हैं कि उदाहरण लेते हैं, आग की लपट को छूना हमारी आत्मा किसी जंतु के लिए दुराग्राही खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं?
एक सरल विधि हम विचार करते हैं कि आघात पहुंच सकता है, इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। जब हम आवश्यक प्रश्न आता है तो यह सोचने लगते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यह तंत्र का तंत्र आवेग में उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तब हम इस प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं की तंत्रिका आवेग की जटिल और न्यून क्रियाओं से जुड़ा के लिए बाध्य है। शरीर की डिजाइन किसी तरह से समस्या पर हल करती है। उष्मा संवेदी के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि हम तंत्रिका उष्मा का पता लगाती है, उन्हें तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए तो पेशियाँ की गति करती हैं, तो प्रक्रम आगम संकेतों से पता चलता है कि तदनुसार निर्गम क्रिया को करने के लिए कार्य करता है। यह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस बात के संबंध में भी प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्ती चाप को संबंधित आगरा तंत्रिका तथा निर्माण तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हैं। क्या आप उन घटनाओं के प्रकरण को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती हैं? मानव मस्तिष्क। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाली प्रणाली है मेरुरज्जु तंत्रिकाओं में बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं। ये मस्तिष्क के संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं तथा ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं कि लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना या किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताल बजाना आदि इच्छित क्रियाओं के उदाहरण हैं। आगे क्या करना है इस निर्णय पर आधारित हम अंतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसे तंत्रिका तंत्र पेशियों से संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। कुछ क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। यह मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। जो अच्छी क्रियाओं के परिशुद्ध तथा शरीर के स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए यदि हम इनके बारे में नहीं सोचते हैं तो ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? ये ऊतक संरक्षित कैसे होते हैं? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं, सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। उनके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार से मस्तिष्क एक ही हड्डियों में बॉक्स में अवस्थित होते हैं। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ण गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रलयघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि हम अपने हाथों को कमर के मध्य से नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभरी हुई संरचना का अनुभव करते हैं। यह कशेरुकदंड रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका तंत्र कैसे क्रिया करता है? अब हम तंत्रिका तंत्र की चर्चा करेंगे। यह कैसे सूचना एकत्र करता है और उन्हें शरीर को भेजता है। सूचनाओं को संसाधित करता है। सूचनाओं में आधार पर निर्णय लेता है। पेशीय तक क्रिया के निर्णय को संवाहित करता है तथा दूसरे शब्दों में जब क्रिया गति संपन्न होती है तो पेशियों तक अंतिम काम करते हैं। जब जंतु पेशीय कैसे गति करते हैं? जब तंत्रिका तंत्र आवेग पेशी तक पहुँचता है तो पेशीय को गति करनी चाहिए। ऐसी एक पेशीय कोशिका कैसे गति करती है? कोशिका स्तर पर गति के लिए सबसे सरल साधारण है कि पेशीय कोशिका अपनी आकृति बदल कर गति करती है। अतः आगामी प्रश्न, पेशीय कोशिकाएं आकृति कैसे बनाती है? इसका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित होता है। पादपों में समन्वय। शरीर की क्रियाओं में नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में नियंत्रण
तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना ही तंत्र होता है, ना ही पेशी। यह वह द्योपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती है, नीचे से कूद जाती हैं। जब हम बीज अंकुरित होता है तो जड़ों की ओर चली जाती हैं, तना ऊपर की ओर आ जाता है। जाते हुए क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श अनुक्रिया में सबसे तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले के प्रकार विचार करें कि जैसे छुई मुई के पौधे को गति क्यों छुई मुई के पौधे की गति क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप में स्पर्श की अनुक्रिया फलस्वरूप यह अपनी पत्तियों को गति करनी चाहिए, लेकिन यह प्रकार कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही यह कोई पेशी ऊतक। फिर भी पादप स्पर्श का सूचकांक करता है। किस प्रकार अनुक्रिया और पत्तियों में गति करती है? यदि हम विचार करें, पौधों को बिंदु पर छुआ जाता है तो पौधों के किस भाग में गति होती है? अतः आभासी स्पर्श वाला बिंदु है, गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः स्पर्श होने वाली सूचना संचरित होनी चाहिए। पादप एक सूचना को एक कोशिकीय से दूसरे कोशिकीय तक संचरित करने के लिए वैध रसायन संसाधन का उपयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के संचालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होता है। अतः जंतुओं की तरह गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ा पर प्रदान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं और प्रदान स्पर्श करने के संवेदनशील है। जब किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रदान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में आता है उतनी तीव्र से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रदान का भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रदान वस्तु के चारों ओर जड़ जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से निश्चित दिशा में गति करते हुए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को उदाहरण की सहायता से समझें। यदि एक विद्युत आवेग गति जनित करने वाला अथवा उद्दीपित कोशिका एक रासायनिक यौगिक निर्मोदित करना प्रारंभ कर देते हैं तो यह यौगिक आसपास के सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा। यदि आप आसपास के अन्य कोशिकाओं के पास यौगिक को सूचित करने का साधन है तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे, इससे संचरित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होता है, लेकिन यह तंत्रिका संबंध के बिना भी शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँच इसे अपरिवर्तित अस्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रित समन्वय के लिए प्रयुक्त हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध हार्मोन में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारणतः विसरण द्वारा वे क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। जंतुओं में हार्मोन। वह रसायन हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं को संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी लीजिए, जब वे विषम परिस्थितियों में होते हैं तो क्या महसूस करती हैं? वे अपना शरीर लड़ने के लिए, भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं। जैसे ही नियंत्रण तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतकों का निर्माण उपयोग होता है। उनकी एकत्रित क्रिया मिलकर ये कार्य करेंगे। यद्यपि लड़ना या दौड़ना एकांतर क्रियाएं एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न हैं। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियाँ शरीर के लाभप्रद बनाई जाती हैं। तैयारियाँ आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी प्रक्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? स्मरण कीजिए कि पादप को हार्मोन होते हुए जिससे निर्देशित वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में उनकी भूमिका की कल्पना निर्देशित वृद्धि नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण पर आश्रित किसी दिशा में अधिकृत वृद्धि करते नहीं देखा।
लेकिन यदि हम इसके बारे में अधिक चिंतित करेंगे तो साक्ष्य होगा कि यह जंतु के शरीर में सावधानीपूर्वक नियंत्रण स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन अपने चेहरे पर अंगुलियों नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय सावधानीपूर्वक सुरक्षित रहती है। कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं, वह बहुत अधिक लंबे होते हैं। जब आप या आपके दोस्त आयु 10 से 12 वर्ष की होगी तो आपने अपने अपने अंदर की कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। परिवर्तन और आरंभ के संबंध में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। क्या आप अपने परिवार दोस्तों से किसी जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा वाली सलाह दी हो, कि मधुमेह के रोगी हैं, उपचार के लिए रूप इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं? यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, जो रुधिर में शर्करा तथा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर शर्करा बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनती हैं। आपने क्या सीखा? अभ्यास